Hello everybody, welcome to my channel Judiciary Prep Up. I have a sore throat, so please bear with my voice a little. हम कर रहे हैं JDA एग्जाम की तैयारी, जिसमें अभी हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट को स्टार्ट किया था। सेक्शन 50 तक हमने कवर कर लिया था। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको समझ आएगा कि हम कितनी सिंप्लीफाइड तरीके से अपने हर एक एक्ट को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जो कि JDA में पूछा जाने वाला है, उसको बहुत ही अच्छे से एक एक सेक्शन करके समझाया है। उसके बाद मैंने राजस्थान लीनियंसी एक्ट कवर कराया है, और अभी हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट की तरफ, ठीक है। ये अब बहुत जो इसका कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। इजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन 51 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 51 बात, देखिए पहले हम देखते हैं पार्ट 9, ठीक है, क्योंकि हमने 50 तक कवर कर लिया था। अब जो पार्ट 11 है वो डील करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स। अब जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं और या सब रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, तो उस रजिस्ट्रिंग जो ऑफिसर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज रहेंगी और क्या पावर रहेगी। अब देखिए, सेक्शन 51 क्या बात करता है? रजिस्टर बुक्स, ठीक है। रजिस्टर बुक्स मतलब फॉलोइंग रजिस्टर बुक्स आर मेंशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्री कार्यालय में निम्न पुस्तकें रखी जाएंगी, ठीक है। तो इन ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस हैं वहां पर क्या होगा? रजिस्टर्ड जो बुक्स है उनको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अब बात की गई है, पहली होगी बुक नंबर 1। बुक नंबर 1 जो होगी वो किससे रिलेटेड है? बुक नंबर 1 जो है वो होगा रजिस्टर। बुक नंबर 1 में क्या रजिस्टर किया जाएगा? रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वर्ड याद रखना, क्या? नॉन टेस्टामेंट्री जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। देखो, एक तो होता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स कैसे? जैसे कि विल होती है ना, वसीयत होती है, अगर उससे रिलेटेड है तब बुक नंबर 1 नहीं, ठीक है। लेकिन नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसका जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो बुक नंबर 1 के अंदर होगा, ठीक है। जितनी भी अचल संपत्ति से संबंधित गैर वसीयती जो दस्तावेजों का रजिस्टर बुक नंबर 1 होगा। उसके बाद है बुक नंबर 2, रिकॉर्ड ऑफ रिफ्यूजल रीजन। हमने देखा था ना, सब रजिस्ट्रार इनके पास पावर है कि वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करने को मना करते और रिफ्यूज कर दे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज करने का रीजन क्या हो सकता है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि जो एग्जीक्यूटेंट है उन्होंने डिनायल कर दिया कि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया ये डॉक्यूमेंट। इस केस में जो रजिस्टरिंग जो ऑफिसर्स होंगे वो रिफ्यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करना डॉक्यूमेंट का। तो जो रिफ्यूजल वाले जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आप बुक नंबर 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो बुक नंबर 1 किससे रिलेटेड है? जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जब उसको आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो वो बुक नंबर 1 में जाएगी। जैसे कि सेल डीड वगैरह है ना, वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपके पास देखो, एक तो होती है प्रॉपर्टी आपके पास विल के थ्रू आ रही है। जैसे ए ने कहा कि मेरे मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बी को मिलनी चाहिए। अब ये कैसा, यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बी को मिल रही है वो कैसे मिल रही है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट विल से मिल रही है। लेकिन अगर ए ने अपनी लैंड को सेल किया है बी को, तो ये जो सेल डीड है ये कैसा है? ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा बुक नंबर 1 में। फिर वही, अगर आपने रिकॉर्ड को रिफ्यूज, मतलब आपने डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर दिया है रजिस्टर करने से, तो जिस रीजन से किया है उसको आपको बुक नंबर 2 में लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन से मना करने के कारणों का रिकॉर्ड। फिर बुक नंबर 3, बुक नंबर 3 में क्या होगा? रजिस्टर ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। ये बुक नंबर 3 आप याद रखना, ठीक है। जो विल्स है और जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जब आप इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो कहाँ होगा? वो बुक नंबर 3 में होगा। वसीयत और गोद लेने के अधिकार का रजिस्टर क्या होगा? बुक नंबर 3, ठीक है। आपको हर एक एक चीज को याद रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, तो हम हर एक पॉइंट को डील करेंगे, ठीक है। और
आपको पता है कि मैं कितना सिंप्लीफाई तरीके से करा रही हूँ, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस मतलब वीडियो को देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इतना मतलब आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेगी, क्योंकि मैं एक बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, फिर है मिसलेनियस रजिस्टर। अब जो इन सब चीजों में फॉल नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा बुक नंबर 4 में, ठीक है, विविध रजिस्टर इन रजिस्ट्रार ऑफिस ओनली, ठीक है। मिसलेनियस रजिस्टर कहाँ होगा? इन रजिस्ट्रार ऑफिस ओनली। फिर बुक नंबर 5, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल। देखिए, अगर आप अपनी विल को डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ आप अपनी विल को क्या कराना चाहते हैं? जमा कराना चाहते हैं, तो जो उसका रजिस्टर है वो कौन सा बुक नंबर होगा? उसका बुक नंबर होगा 5, ठीक है। वसीयत जमा का जो रजिस्टर है वो क्या है? बुक नंबर 5। याद रखना, यहाँ पर रजिस्टर करा रहे हो आप विल, तो वो बुक नंबर 3 में है। यहाँ पर डिपॉजिट करा रहे हो विल, ठीक है, तो जो रजिस्टर होगी वो डिपॉजिट ऑफ विल, वो बुक नंबर 5 में जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बुक नंबर 1 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बुक नंबर 3 विल से रिलेटेड है, बुक नंबर 5 डिपॉजिट विल से रिलेटेड है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि जब कोई व्यक्ति विल बना रहा है तो वो चाहे तो उसको रजिस्ट्रिंग जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास डिपॉजिट भी करा सकता है कि ये मेरी विल है और मैं इसको आपके पास जमा करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके हम करते हैं एमसीक्यू सॉल्व। तो बुक नंबर 1 किससे रिलेटेड है बताइए? बुक नंबर 1 रिलेटेड है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से। और बुक नंबर 5 किससे रिलेटेड है? बुक नंबर 5 को याद रखना, डिपॉजिटेड विल से रिलेटेड है, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ विल से रिलेटेड है। और बुक नंबर 2 याद रखना है आपको, रिफ्यूजल के जो आपने रिफ्यूज किया है उसके जो रीजन आप देंगे वो बुक नंबर 2 में लिखे जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब है सेक्शन 52, ड्यूटीज व्हेन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड। अब जब रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है उस टाइम पे उनकी क्या उनकी क्या ड्यूटीज रहेंगी? तो देखिए, रजिस्ट्रार मस्ट नोट, क्या अब रजिस्ट्रार क्या करेंगे उस टाइम पे जब उनके सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है? डेट, टाइम, प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। रजिस्ट्रार क्या लिखेंगे? रजिस्ट्रार क्या नोट करेंगे उस डॉक्यूमेंट पर? किस डेट को आप लेकर आए हो रजिस्टर कराने के लिए, उस समय क्या टाइम था, ठीक है, और किस जगह पर आपने प्रेजेंटेशन किया है, ये सब कुछ रजिस्ट्रार नोट करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? उसके बाद रजिस्ट्रार फोटोग्राफ्स, ठीक है, उन पार्टीज के और फिंगरप्रिंट्स क्या करेगा? अफिक्स करेगा, ठीक है। फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट होंगे, क्या होगा? पार्टी के लगाए जाएंगे। ये ड्यूटी से ही काम करने हैं जब रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा कोई डॉक्यूमेंट। फिर रिसीट मस्ट बी गिवन। अब आप जो पर्सन डॉक्यूमेंट लेकर आया रजिस्टर कराने के लिए, अब आप उसको क्या करेंगे? रिसीट देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? रिसीट देंगे कि अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर डॉक्यूमेंट मस्ट बी कॉपीड इन रजिस्टर विदाउट डिले। फिर जिस डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्टर किया है उस डॉक्यूमेंट की क्या है? कॉपी की जाएगी रजिस्टर में विदाउट एनी डिले। ये सेक्शन 52 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है तब क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि डेट, टाइम, प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन लिखा जाता है, उस पर फोटोज, ग्राफ लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगाए जाते हैं, फिर जिनकी वो जिससे डॉक्यूमेंट लिया है ये सब करने के बाद रिसीट दी जाती है कि हाँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया। फिर जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है उसकी कॉपी करना जरूरी है उस डॉक्यूमेंट की रजिस्टर में विदाउट एनी डिले। तो रजिस्ट्रार मस्ट गिव, रजिस्ट्रार को क्या देना जरूरी है? रिसीट देनी जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया जाता है इन रजिस्टर में कितने टाइम के अंदर अंदर? टाइम ऐसा आ सकता है ना कि जो आप डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करेंगे रजिस्ट्रार, तो वो कितने टाइम के अंदर अंदर करना है? तो याद रखना वर्ड है विदाउट अननेसेसरी डिले, ठीक है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया कि 1 महीने अंदर, 2 महीने के अंदर, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है, बस ये लिखा है कि विदाउट एनी अननेसेसरी डिले क्या करना है? रजिस्टर में उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है। फिर है सेक्शन 53, नंबरिंग ऑफ एंट्रीज, ठीक है। अब देखिए, अब जो एंट्री की है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? सभी एंट्रीज को
नंबर में दर्ज करना है, ठीक है। और वो जो नंबर में दर्ज भी करेंगे, कैसे करेंगे, एंट्रीज आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, क्रमवार, कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, सभी एंट्री क्रमवार नंबर में दर्ज होती है। और ईच ईयर फ्रेश सीरीज स्टार्ट, जैसे लास्ट रजिस्ट्रेशन किसी को मिला है 6143, अब वो ईयर खत्म हो गया, अब दूसरा जैसे 2025 खत्म हो गया 6143, अब जब 2026 स्टार्ट होगा तो फिर फ्रेश सीरीज स्टार्ट होगी नंबर 1 से, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एंट्रीज होती है वो कैसी होती है, कॉन्जिक्यूटिव होती है, ठीक है। अब है 54 बात करता है इंडेक्सेस की। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, बुक के सामने बुक में जो सबसे पहला पेज होता है वो इंडेक्सेस का होता है, उसी तरीके से बात करता है सेक्शन 54 भी इंडेक्सेस की, कि इंडेक्स को क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा इन एवरी ऑफिस, ठीक है। हर कार्यालय में क्या होंगे, इंडेक्स बनाए जाएंगे। देखो इंडेक्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इंडेक्स हेल्प करता है कि हम डॉक्यूमेंट जो कहाँ है उसको फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो इंडेक्स हेल्प टू ट्रेस डॉक्यूमेंट इजीली, दस्तावेज खोजने में मदद करता है। देखो अगर जो ऑलरेडी मेरे इस चैनल से पढ़ते हैं तो उनको तो पता ही है कि मैं जिस्ट लिखती हूँ और अननेसेसरी मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करती, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि ये ही लैंग्वेज बेयर एक्ट में लिखी हो, ठीक है, लेकिन मैंने इजी वे में आपको, क्योंकि देखो हमारा अल्टीमेट जो पर्पस है वो क्या है, कि हमें एक्ट समझ आना चाहिए, और ये ही एक्ट का एसेंस है, यही हर सेक्शन का एसेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इतना भी समझ लेंगे ना तो एग्जाम के लिए इट इज मोर देन एनफ, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 54, इंडेक्स का पर्पस क्या होता है, इजी ट्रेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर है टाइप ऑफ इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस कितने तरीके के होते हैं, तो सेक्शन 55 ने बताया कि 4 तरीके के जो इंडेक्सेस होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। 4 इंडेक्सेस क्या होते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, रखे जाते हैं। इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 किस चीज से रिलेटेड है, नेम्स ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स एंड क्लेमेंट्स, ठीक है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे कि सेल डीड होता है, सेल डीड में एक तो एग्जीक्यूटेंट होता है जो सेल कर, एक क्लेमेंट होता है जो क्लेम करता है उसके थ्रू, जो बायर हो गया। तो इंडेक्स 1 में लिखा जाता है एग्जीक्यूटेंट का नाम और क्लेमेंट का नाम, ठीक है, दोनों का नाम लिखा जाता है। इंडेक्स 2 बात करता है उस प्रॉपर्टी के डिटेल के बारे में, कि जिस लैंड के बारे में बात हो रही है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ लैंड नहीं कुछ चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी डिटेल्स, वो कहाँ है, कैसे है चीजें, वो सब। फिर है इंडेक्स 3rd एंड 4th, फिर जो अदर डॉक्यूमेंट डिटेल्स होती है वो। अब देखिए तो सेक्शन 55 किस, सेक्शन 55 का एमसीक्यू देखो, इंडेक्स 1 क्या कंटेन करता है, इंडेक्स 1 में होता है, देखो अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जैसे यहाँ पे लिखा है नेम्स ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड क्लेमेंट्स, अब वो सिर्फ यही वर्ड ढूंढेंगे, नेम्स ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड क्लेमेंट्स। लेकिन एक बात बताओ, ये एग्जीक्यूटेंट और क्लेमेंट्स ये होते कौन है, ये पार्टीज ही तो हैं, ये पार्टीज के नेम ही तो है। अगर सेल डीड में एक सेलर है वो एग्जीक्यूटेंट है, बायर है वो क्लेमेंट है, तो ये दोनों तो पार्टीज हो गए ना उस सेल डीड की, दोनों। तो ये बेसिकली सेक्शन 55 में इंडेक्स 1 के अंदर क्या होता है, नेम्स ऑफ पार्टीज, और वो जो नेम्स है पार्टीज के, एक एग्जीक्यूटेंट एंड क्लेमेंट, ये वही तो है, ठीक है। टोटल नंबर कितने इंडेक्सेस है सेक्शन 55 में, 4 इंडेक्सेस है। इंडेक्स नंबर जो 2 होता है उसके अंदर कंटेन किए, उसके अंदर क्या है, कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ सेक्शन 21 रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर 2 है, कंटेन्स पर्टिकुलर ऑफ सेक्शन 21 रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 21 के अनुसार संपत्ति विवरण से जुड़े विवरण जो है इंडेक्स सेकंड में होते हैं। हमने अभी पढ़ा ना कि जो भी डिटेल्स है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स इंडेक्स 2 में जाएगी, तो वही लिखा है नेम्स कंटेन्स पर्टिकुलर ऑफ सेक्शन 21 रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स। फिर प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड बाय इंस्पेक्टर जनरल, ये जो हमारा इंडेक्स 2 है इसको प्रिपेयर किया जाएगा जैसा इंस्पेक्टर जनरल डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल द्वारा जो निर्धारित फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में इस इंडेक्स 2 को क्या है, प्रिपेयर किया जाता है। ये जो याद रखना इंडेक्स 2 में कि जो इंडेक्स 2 का फॉर्मेट है वो कौन प्रिपेयर करवा, मतलब कौन डायरेक्ट करता है कि आप ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है इंडेक्स नंबर 3, इसमें क्या होता है, कंटेन करता है नेम्स ऑफ पर्सन एग्जीक्यूटिंग बिल्स
एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट। अभी इससे पहले जब मैंने आपको एक सेक्शन बताया, ठीक है, उसमें जब हम बुक नंबर पढ़ रहे थे, बुक नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, वो विल से रिलेटेड था, अथॉरिटी टू अडॉप्ट से रिलेटेड था। उसी तरीके से फिर जब इंडेक्स नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं इंडेक्स नंबर 3 कि जो पर्सन विल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं अथॉरिटी टू अडॉप्ट, उसका नाम जो आप लिखेंगे वो इंडेक्स नंबर 3 में लिखेंगे। वसीयत और गोद लेने के अधिकार देने वालों के नाम यहाँ पर आएंगे। फिर है इट ऑल्सो कंटेन एग्जीक्यूटर्स एंड पर्सन अपॉइंटेड अंडर विल। ठीक है, ये देखो जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है विल और अथॉरिटी अडॉप्ट, उसका नाम, या और साथ के साथ और क्या कंटेन करेगा, जो एग्जीक्यूटर है और जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं अंडर विल, उनके भी नेम। ठीक है, फिर आफ्टर डेथ, डेथ के बाद फिर किसका, अगर डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर ओनली, ठीक है, मृत्यु के बाद ही बेनिफिशियरी नेम जोड़े जाते हैं। देखिए जैसे विल है, तो विल जिसने एग्जीक्यूट की, हमने इंडेक्स नंबर 3 में पढ़ा, तो विल को एग्जीक्यूट करता है या अथॉरिटी टू अडॉप्ट है, उसी के नाम लिखे जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब टेस्टेटर की डेथ हो जाएगी, ठीक है, उसी के बाद जो ये लाइन लिखे ना, उस जब जो टेस्टेटर है, जब उसकी डेथ हो जाएगी, तो उस विल के अंदर उस बेनिफिशियरी का नाम, जैसे कि ए ने लिखा विल में कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी बी को मिलनी चाहिए, तो जब ए की डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद जो उसका बेनिफिशियरी है बी, फिर उसका नाम लिखा जाएगा आफ्टर डेथ। ठीक है, बेनिफिशियरी का नाम तभी आएगा। तो यहाँ पे लिखा ना ऑल्सो कंटेन एग्जीक्यूटिव पर्सन अपॉइंटेड अंडर विल, ये सब चीजें होंगी आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर ओनली। फिर है इंडेक्स नंबर 4, contains name of person executing and claiming under document of book 4। ठीक है, इसके अंदर किसके नेम आएंगे, वो पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं बुक नंबर 4। अभी हमने इससे पहले जब हमने बुक नंबर 4 देखा था, तो हमारा बुक नंबर 4 किससे रिलेटेड था, हमारा बुक नंबर 4 रिलेटेड था मिसलेनियस रजिस्टर के। अगर इन सब चीजों के अलावा विल अथॉरिटी, क्योंकि इसके इंडेक्सेस हमने देख लिए 3, और रिफ्यूजल का तो कोई नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसमें कहा गया कि आप कहा जाएंगे, हाँ, इंडेक्स नंबर 4 में। तो ये याद रखना, बुक नंबर 4 में जो मिसलेनियस प्रोविजन है, तो उस अगर वो डॉक्यूमेंट में कोई एग्जीक्यूटर है या कोई क्लेमेंट है, उन पर्सन के नाम फिर इंडेक्स नंबर 4 में ही आएंगे। फिर उसके बाद है ईच इंडेक्स फॉर्मेट डिसाइडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल, और जितने भी अंदर इसके जो फॉर्मेट होंगे इंडेक्सेस के, उसको कौन तय करेगा, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स सेकंड क्या कंटेन कर रहा है, तो इंडेक्स सेकंड कर रहा है प्रॉपर्टी डिटेल्स एज पर सेक्शन 21, एज पर सेक्शन 21। चलो एक बार सेक्शन 21 को देखते हैं। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, और इनकेस आपको नहीं याद है सेक्शन 21, तो मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 21 में बेसिकली है क्या। देखिए सेक्शन 21 बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी आप जो डॉक्यूमेंट में किसी प्रॉपर्टी का आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या आपको क्लियरली डिस्क्राइब करना है, ताकि उस जो प्रॉपर्टी को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। संपत्ति का विवरण होना जरूरी है ताकि पहचान हो सके, जैसे कि हाउस डिस्क्रिप्शन इन टाउन से रिक्वायर्ड, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाया आपने, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में आपने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में रिलेट, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, तो उस प्रॉपर्टी को आपको क्लियरली क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 21 ये बात कहता है। तो फिर जो हमारा ये सेक्शन 55 ने क्या बोला कि जो इंडेक्स, तो जो हमारा इंडेक्स सेकंड है जिसने बात की कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ सेक्शन 21 रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, और 21 रिलेटिंग 21 वाला अभी हमने सेक्शन पढ़ा, वो क्या था कि जब आप
डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसको आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है। तो जो आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं सेक्शन 21 का, उसके जो पर्टिकुलर्स हैं जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखे हैं वो सारे इंडेक्स नंबर 2 में लिखे भी जाएंगे। ये याद रखना, किसी डॉक्यूमेंट में आपने अपनी प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन डाले हैं तो वो सारी डिटेल्स फिर जो है किस में लिखी जाएंगी, इंडेक्स नंबर 2 में। तो इंडेक्स नंबर 2 क्या कंटेन करता है, प्रॉपर्टी डिटेल्स एज पर सेक्शन 21। इंडेक्स नंबर 3 बेसिकली आप याद रखो विल, क्योंकि बुक नंबर 3 भी विल से रिलेटेड है और इंडेक्स नंबर 3 भी रिलेटेड है विल एंड अडॉप्शन अथॉरिटी। फिर है इंडेक्स नंबर 3 बेनिफिशियरी नेम्स एडेड। इंडेक्स 3 कहता है कि जो विल है, विल में जो बेनिफिशियरी का नेम है वो तभी ऐड होता है जब टेस्टेटर की डेथ हो जाती है। टेस्टेटर मतलब विल बनाने वाला व्यक्ति, जब जिसने विल बनाई है जब उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद ही बेनिफिशियरी का नाम इंडेक्स नंबर 3 में ऐड होता है। क्योंकि आपको पता है जो विल होती है वो कब लीगल मतलब जो इफेक्ट में कब आती है, कब आती है वो इफेक्ट में, तभी आती है जब टेस्टेटर की डेथ हो जाती है। जब अभी टेस्टेटर ही जिंदा है तो फिर बेनिफिशियरी का नाम लिखने की क्या जरूरत, और अगर टेस्टेटर की डेथ हो गई है तो बेनिफिशियरी का नाम लिखा जाएगा। फिर है हमारा सेक्शन 57 इंस्पेक्शन एंड सर्टिफाइड कॉपीज। अब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है, अब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया तो क्या उसका इंस्पेक्शन हो सकता है, क्या वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है। क्योंकि जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं, तो वहां पे सर्टिफाइड कॉपीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसको हम एज एविडेंस जो है यूज कर सकते हैं कोर्ट में, सर्टिफाइड कॉपी को। ठीक है, तो बात की गई है उन डॉक्यूमेंट को अब जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनके इंस्पेक्शन की, उसकी सर्टिफाइड कॉपी की। तो देखिए बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2, ये दोनों, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था बुक नंबर 2, आपको याद होगा बुक नंबर 2 किससे रिलेटेड थी, बुक नंबर 2 हमारी रिलेटेड थी प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन की। ये प्रॉपर्टी इस जगह, जैसे कि कोई लैंड है वो इस जगह है, उसके घर के आसपास वो लैंड के पास ये जो है लोकेशन वाली चीजें हैं, और होता है ना कि ये मार्क है, तो वो वाला बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। अरे बुक नंबर 1 हमने क्या पढ़ी थी, नॉन टेस्टामेंट्री जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बुक नंबर 1 में लिखेंगे, सेल डीड वगैरह। और उस सेल डीड वगैरह से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन हमने बुक नंबर 2 में लिखा है, तो वो क्या करे, ये बुक नंबर 2 और इसके जो इंडेक्सेस होंगे वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। जैसे कि अब मुझे क्या है, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अब मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे देखना है कि भाई उस वो प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है, अभी किसके पास है। ये सब चीजें देखने के लिए तो मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, और वो आइडेंटिफाई करने के लिए इसीलिए इंस्पेक्शन अलाउ किया जाता है बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 का, प्लस उसके इंडेक्सेस का। ये क्या होते हैं, आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन। बुक नंबर 1 और 2 और इंडेक्सेस 1 आर जो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले हैं। ये याद रखना कि इंस्पेक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कौन कौन सी बुक के कर सकते हो, बुक नंबर 1 के और बुक नंबर 2 के और इंडेक्स 1 के। फिर है कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन पेमेंट ऑफ फी। अगर आप इनकी कॉपीज को ऑब्टेन करना चाहते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेना चाहते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी जो फी होती है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फीस देकर आप क्या कर सकते हैं, कॉपी मिल सकती है। फिर है बुक नंबर 3, कॉपी इज गिवन ओनली टू एग्जीक्यूटेंट। ठीक है, बुक नंबर 3 की कॉपी केवल एग्जीक्यूटेंट या मृत्यु के बाद क्या है उसको मिलेगी। ठीक है, तभी मिलेगी बुक नंबर 3। अब ये पता बुक नंबर 3 किससे रिलेटेड था, बुक नंबर 3 हमारा रिलेटेड था विल और अथॉरिटी टू अडॉप्ट। तो ये कहा गया बुक नंबर 3 की कॉपी किसको मिलेगी, एग्जीक्यूटेंट को मिल सकती है। ठीक है, और या फिर आफ्टर डेथ दी जा सकती है बुक नंबर 3 की कॉपी, केवल एग्जीक्यूटेंट को मिलेगी या फिर मृत्यु के बाद दी जाती है। फिर वो किसके लिए, वो तो सबके लिए ही है। फिर बुक नंबर 4, कॉपीज टू एग्जीक्यूटेंट और क्लेमेंट। बुक नंबर 4 की कॉपीज, ठीक है, किसको मिलेगी, सिर्फ जो एग्जीक्यूटेंट है वो, या फिर उस डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हमने पढ़ा था बुक नंबर 4 बेसिकली मिसलेनियस था। बुक नंबर 4 बेसिकली मिसलेनियस जो डॉक्यूमेंट्स है उससे डील कर रहा था। यस,
मिसलेनियस रजिस्टर की जो नॉन टेस्टम मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, जो विल अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो बाकी सारे बुक नंबर 4 में जाएंगे। तो अगर उस डॉक्यूमेंट में किसी उस डॉक्यूमेंट का जो एग्जीक्यूटेंट है और क्लेमेंट है, ठीक है, तो उनकी अगर आप कॉपी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना चाहते हैं तो बुक नंबर 4 की भी क्या है, आप कॉपी निकलवा सकते हैं। और लेकिन बुक नंबर 4 की कॉपी क्या है, पक्षकारों को ही मिलेगी। बुक नंबर 4 की कॉपी संबंधित पक्षकारों को ही मिलती है, वो सबको नहीं मिल सकती, ठीक है। बुक नंबर की और जो बुक नंबर 3 की कॉपी है वो खाली एग्जीक्यूटेंट को मिलेगी, जैसे विल है और वो अगर जिंदा है तो उसमें अभी फिलहाल उसकी कॉपी किसको मिलेगी, क्योंकि देखो वसीयत वसीयत है, उसने लिखा है कि मैं इस पर्सन को दूंगा। अब इसको सब पूरा मतलब सबके लिए थोड़ी ना अलाउ कर देंगे कि उस पर्सन ने अपनी लैंड के लिए वसीयत में किसका नाम लिखा है, इसको थोड़ी ना अलाउ कर देंगे। तो बुक नंबर 3, हाँ डेथ हो जाएगी फिर उसके बाद तो अलाउ किया जा सकता है। अब देखिए, सर्च इज डन ओनली बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब ये सब चीजें ढूंढने के लिए कौन अलाउ है, उसके लिए सिर्फ रजिस्टरिंग ऑफिसर है। आप कॉपी तो मंगा सकते हैं, खुद जाके सर्च नहीं कर सकते, सर्च तो केवल रजिस्टरिंग ऑफिसर ही करेंगे। फिर है सर्टिफाइड कॉपीज आर एडमिसिबल इन एविडेंस। और जितने भी सर्टिफाइड कॉपीज हम निकलवा रहे हैं ना, ये क्या है, कोर्ट में कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होती है। अब एक चीज याद रखना, एमसीक्यू में आपको बता देती हूँ। देखो बुक नंबर 4 है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी किसको मिलेगी, सिर्फ एग्जीक्यूटेंट और क्लेमेंट को, ये याद रखना, क्योंकि मिसलेनियस है। बुक नंबर 1 और 2 ये सबके लिए खुले हैं, क्योंकि बुक नंबर 1 है लैंड वगैरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और बुक नंबर 2 बता रहा है कि भाई रिफ्यूज क्यों किया, ठीक है। और इंडेक्स नंबर 1 ये याद रखना। फिर है बुक नंबर 1 किसके लिए ओपन है, तो बुक नंबर 1 तो सबके लिए ओपन है, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए। बुक नंबर 3, बुक नंबर 3 जो है, जो विल से रिलेटेड है, उसकी जो कॉपीज है वो किसको दी जाती है, एग्जीक्यूटेंट को आफ्टर डेथ, जो भी उसका बेनिफिशियरी है उसको। फिर है सर्च इज डन बाय, सर्च कौन करेगा, रजिस्ट्री ऑफिसर सर्च करता है, ठीक है। तो अभी हमने अपना सेक्शन 57 तक कवर कर लिया। If you are liking the pattern I am teaching, do share my video, do comment on my video, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye. Take care.